एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे मार्गला विद ज़रियाब राजपूत और मैं फिर से एक बार आप लोगों को विश करती हूँ आपकी खूबसूरत सा आपका वीकेंड ताकि अच्छा गुजरे। ठंडा तो गुजर ही रहा है इस्लामाबाद के लोगों के लिए क्योंकि मौसम जो है वो खासा ठंडा होता चला जा रहा है और पिछले 2-3 दिन मुसलसल बारिशें जो हैं वो इस्लामाबाद में होती रही हैं। तो अब ज़रा बाकी जो शहर है वहाँ पर भी मौसम खासा चेंज होता चला जा रहा है, तो आपने थोड़ा ख्याल रख रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको ये मौसम खासा जो है वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर डालता है और स्पेशली हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो थोड़े से बीमार हो जाते हैं। तो मछली खाएं, ठीक है, सूप वूप पिएँ और गाजर के हलवे खाएं क्योंकि ये चीज़ें जो है इंसान को थोड़ा सा गर्म करके रखती है। उबले हुए अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गो के अंडे थोड़े से महंगे हो गए लेकिन थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल आप लोगों ने ही रखना है। और जब हम लोग सेहत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो खासी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि लेकिन बदकिस्मती से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ खेल ऐसे होते हैं कि जो होते तो हमारे कौमी हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी रियासत की तवज्जो उनकी तरफ नहीं होती। कुछ प्लेयर्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान का नाम दुनिया से बाहर जाकर रोशन करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन प्लेयर्स को उतनी कामयाबी या उतनी शोहरत नहीं मिलती जितना कि एक ऐसा हमारा यूं कह लीजिए कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग क्रिकेट कहते हैं। गोगे हमारा कौमी खेल नहीं है लेकिन इसके बावजूद लोग उसे पसंद भी बहुत करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं। आज एक हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हैं बाबर मसी साहब जो कि 2013 से स्नूकर को उन्होंने ज्वाइन किया, खेलना शुरू किया और फिर 2015 से उनकी ज़िंदगी का करियर जो है उसका आगाज़ होता है और नेशनल चैम्पियनशिप मुकाबलों के लिए उनका नाम पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाता है। और फिर वो वक्त ले लें और आज ले लें कि माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने मेडल्स, इतने तमगे अपने नाम किए हैं कि पाकिस्तान और हम सभी उनके मशकूर हैं। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी कामयाबियों पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं स्टूडियो में। पाकिस्तान पहली बार 1994 में स्नूकर का आलमी चैंपियन बना जब पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने थाईलैंड के किविस को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा 2012 में वर्ल्ड स्नूकर का आलमी टाइटल अपने नाम किया जब पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर को शिकस्त दी। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान 2019 और 2021 में भी स्नूकर का आलमी चैंपियन बना। रवां साल तुर्की में होने वाली स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान कामयाबी तो हासिल ना कर सका लेकिन पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी बाबर मसी ने तीसरी पोजीशन हासिल की और कांसी का तमगा जीता। बाबर मसी ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी बरजेश धामानी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी से हार गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी महदूद वसाइल रखते हुए अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर तवज्जो न होने के बराबर है। दीगर खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हमेशा हुकूमती अदम तवज्जही का गिला करते नजर आते हैं। खिलाड़ी ये भी कहते हैं कि दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों को जो सहूलियात मुयस्सर है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं है। तो बाबर मसी हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाबर कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक। बाबर माशाल्लाह 2013 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया, 2015 से आप नेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए आपको मार्क कर लिया गया है कि बाबर ने जाके ये काम करने हैं और तब से लेकर अब तक माशाल्लाह शायद ही कोई ऐसा मुकाबला रहा हो जिसमें आपने कोई ना कोई मेडल अपने नाम न किया हो। अपनी ज़रा जर्नी तो हमारे से शेयर करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2012 में मैं पंजाब चैम्पियन हुआ था, तब मैंने नेशनल में हुआ था 2013 में और तब से मैंने 2013 में भी जो है ना पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया था। हमारी पहली इधर एशियन हुई थी तब भी मैं खेला था पाकिस्तान में, फिर 2015 में हुई थी, वर्ल्ड हुई थी, फिर 2016 में मैंने फजेरा में चैम्पियनशिप खेली थी डबल में जिसमें मेरा पार्टनर था मोहम्मद आसिफ, उसमें भी हमने गोल्ड मेडल लेके आए थे पाकिस्तान के लिए। 2017 में भी गोल्ड मेडल लेके आए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए थे मिस्र में। 2018 में दोहा कतर में विन की थी मैंने चैम्पियनशिप, फिर 2019 में भी मैंने दोहा में विन की थी। कितने मुल्क ऐसे हैं जहां पर आपने माशाल्लाह ये सारी चैंपियनशिप्स अपने नाम कर लिए हैं? जी आप एशियन के जितने भी मुल्क कह लें कि वो तकरीबन मैं सब में पार्टिसिपेट किया हुआ और जिधर जिधर चैम्पियनशिप हुई है और कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर मैंने मेडल ना लेकर आया हूँ, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। और हमारी कोशिश तो अभी रिसेंटली बिग चैंपियनशिप हुई थी जहां पर आपने ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला है। जी मलेशिया में हुई थी, तो मलेशिया में भी हमने टीम इवेंट में जो है ना ब्रॉन्ज मेडल लिया था पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में जैसे मैंने भी स्टार्ट में भी कहा कि बदकिस्मती से एक खेल ऐसा है जिसको सब लोगों की तवज्जो बहुत हासिल है और बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। हमारा अपना कौमी खेल बहुत पीछे रह गया है। इसके रीज़न्स आपको क्या नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि देखें कि जितनी भी
क्रिकेट में है ना, बाकी खेलों में नहीं है। ये कि आप कह लें कि बाकी खेलों में ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती। तो जितने भी मतलब कि हमारे जो भी मतलब कि आप कह लें वज़ीर आज़म हैं, उनको बाकी खेलों पे भी स्पोर्ट के जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनको चाहिए तवज्जो देनी है, क्योंकि जब तक वो फंड नहीं दे के हर फेडरेशन को, तो मेरे ख्याल से हर खेल को खेलना प्लेयरों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारी फेडरेशन में भी कुछ इसी तरह के मसले चल रहे हैं। क्योंकि जो मैं अभी मलेशिया में टूर मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो भी मलेशियन टूर हुआ है उसमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी या ये प्राइवेट स्पॉन्सरशिप थी? ये प्राइवेट था। हमने खुद से अपने समझ लेके मेरे दोस्त कह लें जो जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, जो मेरे जिस क्लब में मैं होता हूँ, शेंडर 41 स्नूकर क्लब में होता हूँ, जो उनके राणा सलीम साहब हैं, उन्होंने मेरी कुछ हेल्प की, कुछ मेरे दोस्तों ने की। तो इसी तरह कुछ इकट्ठे करके मैं 6 लाख रुपये लेके गया था और पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। तो खैर ये कितने दिन रहे आप मलेशिया पे? मलेशिया में तकरीबन हमारा 1 हफ्ते का टूर था, 10 दिन लग जाते हैं हर टूर में। तो अंतालिया में भी ऐसे ही था, तब भी हमारी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे, मगर उन्होंने खुद से अरेंज किए। सही। तो उन्होंने हमें टीम भेजी है। तो ये शुक्र है कि चलो टीम ने पार्टिसिपेट कर लिया, ये बहुत है। तो एक चैंपियनशिप के लिए अगर आपने टीम की सूरत में जानना है कितने लोग होते हैं, उसके अंदर ज़रा ये भी बताइए कि टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल होती है, और दूसरा ये भी कि मिनिमम आप लोगों को कितनी एक फंड चाहिए होता है बाहर जाने के लिए? जी बिल्कुल, एक प्लेयर पे कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्चा होता है। अच्छा। तो जब आप टीम मतलब कि 1 2 3 4 तक सिलेक्शन होती है, अगर पाकिस्तान की एंट्रियां 4 हैं तो वो 4 प्लेयर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप फी प्लेयर आप 5 लाख रुपया कह सकते हैं, क्योंकि राइश, टिकट, खाना पीना ये सब कुछ होता है। तो अभी मेरा वैसे भी अभी बांग्लादेश में भी मेरा एक टूर आ गया है। वो कब आ रहा है, जरा ये तो बताएं हमें। ये वो 25 तारीख से स्टार्ट होगी। ये 25 नवंबर से? जी बिल्कुल। तो उसमें भी ये है कि मुझे खुद से जो है ना अपने टिकट का खर्चा करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने बोला कि हमारे पास नहीं है पैसे, नहीं है, तो आप खुद से करोगे, तो मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के लिए जाएं और मेडल अपना जो है ना मिस करके आए। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं, मगर ये है कि सोचना चाहिए कि प्लेयर को जब सोचना चाहिए, मतलब जब आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं और आज तक आपने कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भी चैंपियनशिप जो है वो खुदा ना खास्ता कोई मेडल आपको ना मिला हो, तो मेरे ख्याल से रियासत को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी, और वो हजरात जो कि मुखैर हजरात होते हैं, मैं कहूँगी स्पेशली उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि हर मेडल पे प्राइज मनी होती है, ये गवर्नमेंट ने देनी होती है। जो हमारा स्पोर्ट बोर्ड है, जो भी हमारा मिनिमम और मैक्सिमम प्राइज मनी क्या होती है? बस ये मेडल टैली का तो नहीं हमें पता कि हमारी विनर की उन्होंने क्या की हुई है और रनर अप की क्या की हुई है और ब्रॉन्ज मेडल की क्या की हुई है, मगर ये कि प्राइज होता है। अच्छा। पहले तो हम जब सुनते थे कि कहते थे कि गोल्ड पे 1 करोड़ पे होता है, हम कहते हैं कि 1 करोड़ पे नहीं, चलो आप 50 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे कि प्लेयर को कुछ मिलेगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी ना। देखिए हमने भी अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ जो है ना प्लेयर को हर मेडल पे मिलना चाहिए। जी, प्राइज़ मिलना चाहिए। और मेरे पास अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मेडल तकरीबन 15 से 16 मेडल हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, बाकी ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल है, और आज तक मुझे प्राइज़ नहीं मिला। और मगर ये है कि मैं मायूस भी नहीं हुआ कभी, मगर ये है कि मुझे उम्मीद है कि मिलेंगे मुझे। नहीं, कम से कम ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। एक तो आपने प्राइज मनी नहीं रखी हुई, लोग अपने खर्चे पे ऊपर से जा भी रहे हैं, तो अगर बाहर की फेडरेशन जो कि ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रही है, अगर वो क्या कहते हैं मनी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट जिस मुल्क का आप नाम बाहर जाके रोशन कर रहे हैं, कम से कम वहाँ पर तो आप अपने प्लेयर को कुछ नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप ज़रूर उसको दें जाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ये कि हम खुद से नहीं बोलते कि यार अगले बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे कि यार ये इतने प्लेयर हो के ये लोगों से पैसे मांगते, तो हमें थोड़ी सी ये भी शर्मिंदगी होती है। ये है कि मेरे जो क्लोज दोस्त होते हैं, खैर वो मुझे समझते हैं कि यार बाबर इस टाइम जाना चाहिए, चलो जो भी है, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। मैं उनका जी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरी सपोर्ट ना करें तो मेरे ख्याल से मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। अब ये देखें ना कि ये मेडल्स पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जाकर अपने खर्चे पर खेल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद ना तो उनको कुछ सराहने वाला उस अंदाज में हमें मिलता है, ठीक है, ना फिर हम ये कहेंगे कि इनको कुछ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने वाला मिलता है। अभी जो ये बांग्लादेश में इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान से सिर्फ आप ही जा रहे हैं? जी 2 प्लेयर जा रहे हैं, मैं और एहसन रमज़ान जा रहे हैं। ठीक है।
है। तो उसमें ये है कि फेडरेशन ने बोला कि आपको टिकट अपना करना पड़ेगा, रैश वो लोग देंगे। ठीक है, मगर ये जिम्मेदारी देखा जाए तो ये भी फेडरेशन की जाती है। ठीक है, हमें पार्टिसिपेट करवाना है तो फेडरेशन ने करवाना है। तो मेडल लेके आना है, हमने पाकिस्तान के लिए लेके आना है। तो खैर उस तरह हमें प्राइज मनी भी नहीं मिलती। अगर तो प्राइज मनी मिले ना गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई इशू नहीं है, हम खुद से पैसे लगा लें, कोई मसला नहीं। मगर जब वो गवर्नमेंट से भी पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमें थोड़ा मुश्किल हो डेफिनेटली जाता है। बहुत इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है और फिर घर वाले भी ये सोचते हैं कि इन खेल वगैरह में की तरफ जाना है या इनमें पढ़ना छोड़ दूँ। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि सिर्फ हमें क्रिकेट को ही प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, हमें बाकी जो खेल हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, ये इनके होने से ही हम लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फिर हम लोग देखते हैं कि बाहर जाके किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो कोई सिर्फ एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बाकी का भी ख्याल और बाकी प्लेयर्स का ख्याल भी हमें ने करना भी सीखना और हमें ने रखना भी सीखना। लेकिन ये जब स्नूकर खेली जाती है, थोड़ा सा ज़रा अब मैंने क्योंकि खेली नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है कितने मैचेस होते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या कहते हैं आप चैंपियनशिप की तरफ आप मुकाबला क्वालिफाई करते हैं। ये तकरीबन जो है ना, जो इंटरनेशनल जैसे अभी वर्ल्ड हुई है, इसमें कम से कम 35 से 40 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया होता अच्छा। है और हर मुल्क से ना 3 से 4 एंट्री होती हैं। ठीक है। तो तकरीबन ये 120 के प्लेयर होते हैं, तो इनके ग्रुप बने जाते हैं, 4-4 5-5 लड़कों के ग्रुप बनते हैं। फिर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नॉकआउट में चले जाते हैं। नॉकआउट फिर 48 का राउंड शुरू होता है, फिर 32 का होता है, फिर टॉप 16 का होता है, फिर टॉप 8, फिर टॉप 2, इस तरह। ये तो खुद सोचें जिस तरीके से अभी आप हमें बता रहे हैं कि अपग्रेडिंग होती है आपकी, ये इतना कोई आसान मुकाबला नहीं है कि आप गए और आपने एक मैच खेला और आप होकर वापस आ गए। जी जान बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोग आगे चल के क्वालिफाई होते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसमें कितने मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये इसको मेरे ख्याल से ये 7 एशियन बोलते हैं, तो ये 7 मुल्क होते हैं। ठीक है। एशिया के 7 मुल्क जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, तो वही तकरीबन, अब ये नहीं पता कि हर मुल्क को कितनी एंट्री। और कुछ मालूम है आपको कि कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो किसमें क्वालिफाई मतलब जा रहे हैं उसके लिए? नहीं, ये अभी नहीं मुझे, ये भी आपको नहीं पता। और मगर जो इतना आपने पता है कि ये एशिया के 7 मुल्क होंगे। तो एंट्री का ये हमें तो 2 प्लेयरों की एंट्री है, मेरी और एहसन की एंट्री है। ठीक। और आगे का नहीं पता। और जो आपने ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता भी रिसेंटली जो आपने कहा, वो उसमें कितने मुल्कों के लोग जो थे, प्लेयर जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? जी हर मुल्क के जो ना 3-3 प्लेयर थे। हमें तकरीबन इंडिया के तो 6 थे। अच्छा। उनको 6 को एंट्री मिली हुई थी और हमें 4 की, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे। ठीक है। ऐसा रमज़ान आपको पता है 2021 का चैंपियन था, उससे पीछे भी 2019 के मोहम्मद आसफ चैंपियन थे। ये हमारी कोशिश तो यही थी कि हम मेडल करें, मगर ये कि कोशिश तो पूरी की थी, जो खुदा को मंजूर हुआ। गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल। तो ये है कि तकरीबन हर मुल्क से, मैंने जैसे आपको बताया, किसी की 3 एंट्री हैं, किसी की 6 एंट्री थी। तो तकरीबन ये 120-30 प्लेयर होता है, जिसमें आपने जो है ना खेलना फॉर्म भी करना है, खेलना भी है, मेहनत भी करनी है। और फिर जब आपको ये पता हो कि सारी मेहनत आपके अपने बलबूते पर होनी है, तो वाकई बहुत बड़ा सवाल लग जाते हैं। बहुत सारी दुआएं बाबर आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। और उन लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि वो जो कि सेगमेंट को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी मदद से बाबर और एहसन, जी बाबर और एहसन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जी जान से अपनी सरधड़ की बाजी लगा के इस गोल्ड मेडल को पाकिस्तान के लिए जीत कर लेकर आएँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि कैफे मागला की टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो नेक दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, एटलीस्ट इसका ज़रूर ख्याल रखें। और साथ ही साथ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी भी हो, स्नूकर हो, फुटबॉल हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनके शायद अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। इसमें जूडो, कराटे हैं, बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं। ये हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये उसी वक्त बढ़ेंगे जब इन्हें रियासत का ताउन जो है वो मैसर होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच बाबर, बहुत सारी दुआएं। और ये कब होने जा रही है चैंपियनशिप? ये 25 नवंबर 25 नवंबर को। और कब तक चलेगी? ये तकरीबन 1 हफ्ते की होती है। तकरीबन 1 हफ्ते की। 25 नवंबर को जनाब ये चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। 1 हफ्ते की ये चैंपियनशिप है। हम इस दुआ के साथ बाबर को यहाँ से रुखसत करेंगे कि जब ये आए तो गोल्ड मेडल इनके पास हो। नहीं भी लेकर आएंगे तो जब हम क्रिकेट वालों के लिए कह देते कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, तो वही प्यार हमारा बाबर और एहसन के लिए भी। छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, कैफे मागला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेकअप की, जिसे हम कहते हैं मेक अप
मेक ओवर हर सेल्फ और योर सेल्फ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये आज का जो मेकअप है, ये लिपस्टिक पाउडर सुर्खे वाला मेकअप नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट एक मिजाज का मेकअप है जिसे हम प्रोस्थेटिक मेकअप का नाम देते हैं। अक्सर कुछ ऐसा मेकअप जो इंसान के चेहरे को बिल्कुल तब्दील कर कर रख देता है। इस मेकअप का इस्तेमाल अमूमन बहुत ज़्यादा हमने फिल्मों में देखा है और हॉलीवुड मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा देखा है। जिस शख्स के बाल होते हैं उसको फिल्म में गंजा दिखाया जाता है, लोगों को ये फील होता है अच्छा तो हो सकता है कि इस एक्टर ने, इस एक्ट्रेस ने इस मूवी के लिए अपने बाल जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके चेहरे के पार्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा जो है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये जो मेकअप है ये प्रोस्थेटिक मेकअप कहलाता है और हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो उनकी मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं स्पेशली, उनमें भी आता है, या फिर कोई ऐसा जो कि कैंसर पेशेंट होता है उनके लिए भी इस किस्म के मेकअप का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। आज कैफे मार्गला की मेहमान जो हैं वो जनाब प्रोस्थेटिक मेकअप की तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेफिनेटली इस किस्म के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं, तो वो मौजूद हैं बरतानिया में और बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मारिया नजीर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मारिया ये बताइए सबसे पहले कि ये जो आम मेकअप है और जो ये प्रोस्थेटिक मेकअप है इसमें फर्क है? वैसे तो काफी हद तक मैंने व्यूअर्स को समझाया है, लेकिन आप जरा मुझसे बेहतर अंदाज में समझा सकेंगी? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई डोंट नो हमारी आवाम कितनी एजुकेटेड है, बट एवरीबडी वॉचेस हॉलीवुड मूवीज़ नाउ। हॉलीवुड मूवीज़ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप हैरी पॉटर पढ़ लें या फिर आप देख लें गेम ऑफ थ्रोन्स देख लें, उनमें बहुत सारे ऐसे अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इन नेचुरल फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म नजर नहीं आते। तो उन पे जितना भी मेकअप होता है दैट्स कॉल्ड प्रोस्थेटिक मेकअप या स्पेशल इफेक्ट्स। जितनी भी आपकी इंजरी ट्रॉमाज होती हैं, लेट्स से अ पर्सन और कैरेक्टर्स इन एन एक्सीडेंट, तो उस पर जितनी चोटें लगती हैं, जितने ब्रूजेस होते हैं, जितना उसका खून निकलता है, वो सारा जो है वो स्पेशल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक मेकअप के अंडर आता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टडी। अच्छा, ये तो वैसे वाकई बड़े इंटरेस्टिंग है। और जब आप मुझे बता रही थी और आप हैरी पॉटर की मूवी का भी जिक्र करी तो मैं काफ़ी सारे वो करेक्टर्स जो थे वो आइडियलाइज कर रहे थे, अच्छा उसका भी ऐसा मेकअप हुआ होगा, उसका भी ऐसा मेकअप हुआ होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड तो है ही। लेकिन जब हमने आपके बारे में रिसर्च की, क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हैं, तो मालूम ये हुआ कि आप हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। लेकिन अब आगे चल के प्रोस्थेटिक मेकअप की फील्ड में जाने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कहीं पर हो नहीं रहा और आने वाली मूवीज़ का पता नहीं हमें कि हम पाकिस्तानी जो मूवी इंडस्ट्री है वो किस तरह से इन मामलों को लेकर आगे चलती है। बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो आपको एक रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स सच अ डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग फील्ड कि बहुत लोगों को शायद इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन इट हैज़ सच अ वाइड स्कोप कि आई थॉट कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड मेकअप इज़ ऑलवेज बीन माई पैशन और रेगुलर मेकअप तो आई गेस सभी करते हैं, सो आई जस्ट थॉट वी शुड गेट इनटू एसएफएक्स और प्रोस्थेटिक मेकअप। अच्छा, मैंने बहुत देखा है, बल्कि हमने बहुत सारी क्या कहते हैं इवेंट्स भी देखे हैं, मेट गालाज होते हैं इंटरनेशनली, कुछ ऐसी क्या कहते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं कि जहाँ पर कॉस्ट्यूम बड़ा डिफरेंट होता है, उस पर मेकअप बड़ा डिफरेंट स्टाइल का हुआ होता है और इंसान एक दफ़ा तो सोच में मुब्तला हो जाता है कि इस किस्म के कपड़े पहनता कौन होगा भाई। तो क्या वो भी प्रोस्थेटिक मेकअप ही कहा जाए उसे, या वो कुछ और टर्मिनोलॉजी है, कुछ डिफरेंट है वो इससे? अच्छा, बेसिकली वो वाली लाइन जो है ना वो एडिटोरियल मेकअप में आ जाती है, स्पेशल इफेक्ट्स में आ जाती है। ठीक है, सो या इट्स समवट द सेम फील्ड। सब कुछ जो है वो बेसिकली इंटरलिंक्ड ही है इसके साथ। अच्छा, तो या लोग बहुत अजीब अजीब थीम्स में जो है वो जाते हैं। जैसे आप मेट गाला देखते हैं, बहुत इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन उनकी हर साल की अलग डिफरेंट होती है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लुक यूनिक। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ टू लाइक मेक देम लुक वेरी यूनिक। अच्छा मारिया, ये बताएं हमें कि अभी तक हमने इस किस्म का मेकअप हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा देखा, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा देखा, शायद ही कुछ मूवीज़ ऐसी हों कि जहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म्स में या ड्रामाज में इस किस्म का मेकअप इस्तेमाल किया हुआ हो। आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, शायद आपने देख लिया हो, समझ लो कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, हमने नहीं देखा। आपने अगर कभी देखा तो क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी क्या जजमेंट्स हैं उसके ऊपर?
अभी बहुत कम न्यूज़ हो रहा है, ओके बट आई एम श्योर कि ड्रामाज वगैरह में इवन जब वो कटी हुई लिम्स या कुछ इस तरह वाली चीज़ें दिखानी होती हैं और प्रेग्नेंट वुमेन तो उनकी जो कास्ट बनती है दैट्स अंडर द प्रोस्थेटिक मेकअप एज वेल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ यूज़ हो रहा है, बट अगर मैं कहूँ कि इन द लार्जर स्कोप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से यूज़ हुआ है तो दैट नॉट। अच्छा, तो मतलब ये कि अभी तक आपने पाकिस्तान में इस किस्म का मेकअप नहीं देखा हुआ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अभी आपने कहा ना मारिया कि पाकिस्तान में इस किस्म का मेकअप या इंस्टीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मेकअप आपको तभी आएगा जब इस किस्म के हमारे पास इदारे मौजूद होंगे। पाकिस्तान से कोई बाहर निकलकर अगर स्टडीज़ प्लान कर रहा है स्पेशली प्रोस्थेटिक मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी महंगी पड़ती है उन्हें ये स्टडीज़? कुछ आइडिया आप हमारे उन लोगों को दे सकें जो कि इंटरेस्ट ले रहे हों इस सब्जेक्ट में और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हों? बेसिकली यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको एज डिग्री जैसे बीए ऑनर्स है वो बेसिकली ऑफर की जाती है, जिसकी फीस वही है जितनी आप रेगुलर स्टडीज़ की पे कर रहे हैं, बट आपकी स्टडीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिकॉज दिस इज़ मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड। थ्योरी थोड़ी सी कम है बट है। आप बहुत अमेज होंगे सुन के कि इवन बायोलॉजी पढ़ाई जाती है इसके साथ, सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इनसाइड। अच्छा, कि अगर कोई ट्रॉमा होता है तो उसका इफेक्ट ऑन द स्किन कैसे आता है, उसके अपीयरेंस कैसे होती है। यस, इट्स एक्सपेंसिव बट अगेन स्टडीज और डिग्रीज हमेशा ही एक्सपेंसिव है, वो आप पाकिस्तान से करें और बाहर करें। अच्छा, ये तो आपने मुझे डेफिनेटली कोई भी स्टडीज़ जो हों वो इतनी आसान नहीं है, स्पेशली जो आपने भी बताया कि बायो तक इसमें पढ़ाई जाती है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल। क्या लगता है आपको, अभी तक आप कितनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं इस प्रैक्टिकल थॉट के साथ कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई एक कैरेक्टर जो है वो बनाना हो, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग करनी हो, तो वो किस किस्म का कैरेक्टर आपका फेवरेट होगा कि मैं ज़रा इस पर काम करना चाह रही हूँ? अभी तो I've just recently joined in this semester. It's been a month and so far I've been loving it. अगर मुझे एक्चुअली काम करना पड़े तो मैं शायद स्टार वॉर्स या गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप किसी मूवी का पार्ट बनना चाहूँगी। अच्छा, तो मारिया, ये जब अभी आपने शुरू में भी हैरी पॉटर का जिक्र किया था, क्योंकि अब बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, सबसे फेवरेट कैरेक्टर कह लें आपका हैरी पॉटर मूवी का, या फिर यूँ कह लें कि आपने जो फील किया हो कि किस कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा मेहनत जो हुई है वो अब तक प्रोस्थेटिक मेकअप की हुई है? कोई एक कैरेक्टर आप हमें गिनवा सकें कि हाँ उस पे काफ़ी कमाल का काम हुआ था? यार, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। उसके अलावा वी हैव हैग्रिड, हमारे पास सॉर्टिंग हैट है व्हिच इज super unique. मतलब it's not even a human form now. It's just an object and it moves and it talks and everything. So all of that comes under the special makeup effects. उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, जैसे आप जाते हो, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द बार्ड, लीकी कॉल्ड्रन में जाते हो आप, लेट्स से वहाँ पे जो हेड्स जो डैंगल कर रहे होते हैं, दे आर ऑल अलाइव। अच्छा, तो मतलब इनके खासी इस पे बड़ी मेहनत की जाती है इन करेक्टर्स के ऊपर और काफ़ी काम किया भी जा रहा है प्रोस्थेटिक मेकअप के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन मीनवाइल मैं मारी आपसे ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स सोच रहे हों, स्पेशली फिल्म एंड टीवी के हमारे बड़े बच्चे होते हैं जिनका इस वक्त इस तरफ रुझान तो ज़रूर होता है लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, क्या आप सजेस्ट करेंगी कि क्या स्कोप है प्रोस्थेटिक मेकअप का इंटरनेशनली और कितना उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह से वो स्टडीज़ कर सकते हैं? It's super amazing. Like I have tutors there who have worked on like the most prestigious projects. उन्होंने हैरी पॉटर में काम किया, उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में काम किया, उन्होंने स्टार वॉर्स में काम किया है, बहुत सारी मूवीज हैं, एवटार है उसमें काम किया है। तो मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वैसे भी पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ा ग्रो कर रही है, बहुत लोग इसको लेकर चल भी रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हाउ डू यू सी दिस कि अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन किस तरफ, मतलब मैंने कि कहीं पर जॉब करना चाहेंगी लोगों को गाइड करने के लिए या खुद अकेडमी बनाने का थोड़ा सा या लोगों को सिखाने का आपका कुछ ध्यान है?
Absolutely. अगर कोई इस तरह का चांस आता है तो I'll go with the flow. Inshallah, why not? Whatever our country needs. थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर लवली टाइम। हमें खुद बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट और हम इतने इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, तो जो लोग या जो ये स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी खासा एक अच्छा एलिमेंट है। और मेकअप से निकलकर आगे मेकअप्स में कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में आज हमें पता चला कि प्रोस्थेटिक मेकअप भी कोई एक चीज़ है और एक इस किस्म का मेकअप होता है। तो स्कोप है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, और अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज़ करना चाहते हैं तो प्लान कीजिए जनाब। इस किस्म की जो स्टडीज़ हैं वो बाहर के मुल्कों में करवाई जा रही हैं और हॉलीवुड में तो इसका स्कोप है ही, नेशनली भी आपको पाकिस्तान में आकर लोगों को सिखाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाना आपने नहीं है, देखते रहिए कैफे मार्गला। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे बारला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया राजपूत विद दिस होप कि आपका वीकेंड बड़ा शानदार गुजरे। और इस्लामाबाद में तो मौसम खासा सर्द है, बारिशें हो रही हैं और लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और शहर हैं कि जहां पर अभी सर्दी ने उस तरह से लोगों को नहीं डराया जिस तरीके से इस्लामाबाद के लोगों को इसने अपने सहर में मुब्तला कर दिया है। एनीवेज हर जगह मौसम तब्दील हो रहा है, तो थोड़ा ज़रा ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस किस्म की कैफियत में मुब्तला ना हो, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो डेफिनेटली लोगों का ना सिर्फ मिजाज बदलता है बल्कि उनकी तबीयत में भी खासा एक फ़र्क नुमाया होता हुआ नज़र आता है। तो वीकेंड है, वीकेंड को आपने एंजॉय करना है, लेकिन गर्म कपड़े पहनकर, सॉक्स वॉक्स पहन के निकले, कोट लाजमी लेकर निकले, स्वेटर्स वगैरह कैरी करें और गर्म चीज़ें खाएं पिएं, सूप पिएं ताकि आप लोग इस ठंडे मौसम से बचे रहें। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करने हैं, डिस्कस करना, कहीं ना कहीं हम आपकी करियर काउंसलिंग करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे तो हमारा एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हम करियर काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि ज़रियाब ने आज शो की अनाउंसमेंट करते साथ ही यहाँ पर क्लास लगा ली है और टीचर को बिठा ली है। आज हम बात करेंगे लीडरशिप क्वालिटी पे, लीडरशिप एजुकेशन पर, किस तरह से आप अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं और क्या सिर्फ एक ही एबिलिटी अगर आपके अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर मजीद काम करके उसको पॉलिश करके आप उस एबिलिटी को डिफरेंट जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जनाब बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जिनमें लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, मतलब कहते हैं कि ये बाय बॉर्न जो है क्या कहते हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसी सोच मौजूद है, ये तो पैदा ही जो है ना वो बिजनेसमैन हुआ था, लेकिन उनको निखारने और संवारने के लिए डेफिनेटली किसी न किसी एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। अब इस दुनिया में लीडरशिप की तालीम के लिए इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ जाना। दुनिया में लीडरशिप रखने वाले अफराद को तरबियत, क्वालिटीज़ फ्राहम की जाती हैं इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स में। फिर इन अफराद ने अपने अपने शोबे में नाम कमाया है और दुनिया में आला मकाम हासिल भी किया है। अब आज कैफे मागला में भी हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो मुआशरे में, सोसाइटी में, इसके अफराद में कायदाना सलाहियतों को यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव करते हैं, इन्हांस करते हैं और इसके अलावा उन्हें मुआशरे का एक काबिल शहरी बनाते हैं। तो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ लीडरशिप इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ही नहीं है बल्कि एक खूबसूरत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बानी James Litton. So assalamu alaikum and very good morning Mr. Litton, how are you? Yeah, doing great. Thank you for inviting. अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा मिस्टर लिटन ही आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं स्टूडियो में आज, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है, तो हमने लोगों ने आपकी काउंसलिंग भी करनी है, करियर काउंसलिंग, उसके लिहाज से भी हमने कहा कि ऐसा करते सिर्फ सारी नहीं, फैकल्टी स्टाफ को भी बुला लिया जाए। तो हमें ज्वाइन करें फैकल्टी मेंबर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तबीता जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। इस्लामाबाद में आप लोगों को जरा ठंड तो नहीं ज़्यादा लग रही? No, I'm originally from New York, so I know. आपको मतलब कि यू कैन रेजिस्ट इजीली? Yes. अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी है क्या, बट साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये मुआशरे में किस तरीके से लोगों को जो है वो बेहतरी की तरफ माइल करने में कामयाब हो रहे हैं। जेम्स लिटन साहब इंग्लिश में बेहतरीन हैं, उर्दू में थोड़े कच्चे पक्के हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सवालात हम इनसे उर्दू में करें। सर मोस्टली आपका इस पाकिस्तान कितना आना जाना रहता है? The last 10 years, many times I'm coming and going, and my wife, she is from Pakistan, so अच्छा, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बेसिकली यू वेयर फ्रॉम? yeah, Texas. एक क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल सा है लेकिन इसका जवाब समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि लीडरशिप एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये करता क्या है और किस तरह से लोगों को ट्रेन करता है?
Leadership, it is influence. ओके And so everyone in your lifetime, one person, they influence at least 10,000 people. In average, at least, I'm sure that our political leaders, they influence millions. So, but in average, every single one, you, like other people, even the cameraman, they have the ability to influence at least 10,000 people in average. So it is a very big thing in our daily life. When you get up in the morning, right, we want to lead ourselves, but also we want to set an example for other people to follow as well, right? And every single one of us, we want a little bit better tomorrow than today. तभी तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लेकर चल सकते हैं और इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का या फिर लीडरशिप क्वालिटी इंस्टीट्यूट का क्या स्कोप है? हम समझते हैं कि ये काम चूँकि पहले बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा और लीडरशिप में किसी तरह से ग्रो करने की जो एजुकेशन है उस हवाले से पहले काम नहीं हो रहा। रिसेंटली 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है, तो इसलिए हम समझते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बाकायदा तौर पे इदारे मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा ताल्लुक पूरे तौर पर लीडरशिप ट्रेनिंग के हवाले से है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि लोग समझते हैं कि किसी कुर्सी पर बैठना और वो ओहदा आपको मिल जाना ये लीडरशिप है। जबकि हम बात करते हैं, एक किताब जॉन सी मैक्सवेल की लिखी हुई और उसमें 5 लेवल्स हैं लीडरशिप के, जो शुरू करती है बात कि पहला लेवल ही पोजीशन का है। वहाँ से आप दर हकीकत पहचानना समझना शुरू करते हैं कि पोजीशन से आगे लीडरशिप कैसे है और क्या है, और वहाँ से आप उस लेवल पे पहुँचते हैं जिसको हम पिनिकल लेवल कहते हैं, जहाँ आकर आप मिसाली बनते हैं और लेगेसी छोड़ते हैं। सो हम ऐसे कोर्सेज में ट्रेन करते हैं जिसमें आप जानते हैं कि आपके अंदर के लीडर को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और फिर इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो लीडर्स हैं उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर हेल्पिंग। अच्छा, तो यहाँ पे इसमें जब आपने कहा ना कि मुख्तलिफ लोगों को ट्रेन किया जाता है, तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सर, कुड यू प्लीज़ गिव अस एनी एग्जांपल? We have many examples. We are running some of the program with the NAST University, Okay. the Fatima Jinnah University, Sialkot University, Agriculture University. So different universities. So how many people you can take, them with you? That is very, very important. तभी तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जब इसमें आपने कहा ना कि मुख्तलिफ कंपनी से मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो आप लोगों से ट्रेनिंग भी लेते हैं। मतलब ये नहीं कि ये कि एक बंदा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है, उसको कहीं पर ले जाना चाह रहा है, तो वो उसको अब कुछ ना कुछ टेक्निकल एक फॉर्मूला चाहिए कि मुझे बताएं कि मैं अपने स्टाफ की किस तरह से काउंसलिंग करूं, या मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो उनके अंदर में डाल सकूं, यानी कि उनको वो सिखा सकूं। कितनी माह का प्रोसीजर होता है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये एक्चुअली ये कैसे होता है? लाइक अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरीके से ये काम होगा इस पर? वेल हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो डिफरेंट तरह से हम करते हैं। इट डिपेंड्स, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको 3 डेज़ में किसी बुक को एज अ कोर्स कवर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम उनके लिए 3 डेज़ की ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं। अच्छा। और हर मिनिमम और मैक्सिमम क्या स्पैन होता है? सो दिस इज़ हाउ वी डू। और मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर डिप्लोमा इन लीडरशिप है जो हम ऑफर कर रहे हैं। 6 ईयर्स सर्टिफिकेट है, 6 मंथ्स सर्टिफिकेट जो हम ऑफर कर रहे हैं, एंड देन देयर इज़ 3 months plan and 1 month program as well. So that is how it works. और ये कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो से पाकिस्तान में ऑल ओवर काम कर रहे हैं? हमारा इंस्टीट्यूट फिल वक्त इस्लामाबाद में है। ठीक है। और येस, अकॉर्डिंग टू द नीड हम पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं और वी लुक फॉरवर्ड के हम मुल्क के और शहरों में भी जा सकें। मिस्टर जेम्स, सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी या यूँ कह लीजिए कि किस डिपार्टमेंट के लोग कांटेक्ट करते हैं? Most of the people who are coming last year, actually during pandemic time, we started a course, and it is free course we offered for the people that leading through crisis. Okay. And that is the time we saw that most of the company, they are CEOs, organization, non-profit organization, they came, and although we provided this course free, but after the 3 days program, we saw that there is a lot of interest, and people actually paid us, to go through that course. So a lot of people who are in a position, CEO, manager, entrepreneur, businessman, that is the people they are coming. ओके, चलिए अब ज़रा थोड़ा सा आपकी तरफ मैं थोड़ा पर्सनल डिस्कशन लेकर जाती हूँ। मुझे ये बताइए, ऑफ एंड ऑन आपका आना जाना रहता है पाकिस्तान, तभी तो आपने कितनी उर्दू सिखाई है सर को?
अक्सर ऐसा होता है लीडरशिप में आके, हम इस बात के लिए लिमिटेड नहीं है कि ब्रदर जेम्स अब इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है और इसी तरह और स्पीकर्स हमारे पास आते हैं, तो हम लीडरशिप को एम्पावर करना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका तर्जुमा भी करती हूँ। हमारे पास और तर्जुमा भी मौजूद है। आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, कुछ तो लोग काफ़ी हद तक, काफी हद तक। लेकिन सर ने कोई, मेरे ख्याल से कोई एक जवाब मुझे उर्दू में नहीं दिया अभी तक। लेकिन इनकी उर्दू अब काफ़ी बेहतर है। सर आप बोल सकते हैं प्लीज़। पाकिस्तान में कौन कौन से खाने ट्राई किए आपने? बिरयानी डेफिनेटली। अच्छा, स्पाइस पसंद है या नॉर्मल? नॉर्मल, या नॉट टू स्पाइसी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और मिसेस पकाती हैं पाकिस्तानी खाने? यस, वो बनाती हैं। और कौन कौन से इस्लामाबाद के अलावा आपने किसी शहर को विजिट किया हो अभी तक? Except Gilgit, I traveled all over. Traveled like many. Almost everywhere. Almost every. Sir, when it comes to leadership qualities, so this is not about the people who are from Islamabad. तभी तो आप लोगों को लगता है कि आगे चलकर आप लोगों को इसका कैनवस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, एक शहर से निकाल के दूसरे शहरों तक भी जाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा है, और हम इस कोशिश में भी हैं। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दूसरे इदारों के साथ जो दूसरे शहरों में हैं, और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जब वहाँ से वो लोग कोर्सेज ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके शहरों में हों। वो वेरी नाइस। कुछ टाइम के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर लिटन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच तबीता। बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस कि आप लोग, मतलब क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप अगर किसी को भी मोटिवेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब पेंडेमिक में लोग अपने क्राइसिस के बावजूद कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से बिजनेस को बचाना है, लोगों की नौकरियां बचानी है, क्या करें, किस मॉडल को अपनाएं, तो उसमें सिर्फ ये किसी एक शहर तक ही मामला महदूद नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में होना चाहिए, ताकि लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोई इतनी बेहतरी की तरफ अभी नहीं जा रही, तो यहाँ पर लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते हैं ना, वहीं से ही अपनी मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक्स वंस अगेन मिस्टर जेम्स एंड तबीता एज वेल। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। तो जो टॉपिक अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, उस टॉपिक और अपने मेहमान से मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को आके मिलवाती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कैफे मार्कला। वेलकम बैक। तो जनाब, दुनिया काफ़ी चेंज हो रही है, और चेंज इस लिहाज से भी हम लोग देखते हैं कि वीकेंड पे हर कोई नेटफ्लिक्स देख रहा होता है, डिज्नी देख रहा होता है, प्राइम वीडियो देख रहा होता है, यूट्यूब देख रहा होता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी एक्सेस तक जो है वो पहुंच रही है आपके मोबाइल की वजह से। लेकिन ऐसे में लोग क्या वाकई अभी भी नॉवल पढ़ते हैं? और क्योंकि एक टाइम था कि ख़वातीन बड़े नॉवेल्स पढ़ा करती थी, लेकिन अब वो रुझान खासा कम होता चला जा रहा है। लेकिन कुछ नॉवेल्स फैंटेसी नॉवेल्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई ख्याली, तख़य्युलाती, तसव्वुराती कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आपके जहन में शामिल होते हैं उस राइटिंग के वक्त। अब नॉवल की इस किस्म में अक्सर जो अफसानवी मखलूक़ात, जिसे हम इन शॉर्ट, ये बड़ा उर्दू वाला हो जाएगा, जादुई करैक्टर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही अपने गेस्ट से करवाएंगे कि जिन्होंने नॉवल जो लिखा है वो फैंटेसी बेस्ड एक नॉवल है, और वो जो नॉवल है 5 बहनों की कहानी है उसके अंदर, और उनकी ख्वाहिशात को इस नॉवल का जो है वो नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है। फरहान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो उनकी नॉवल सीरीज़ है इसकी कहानी कहाँ तक पहुँची है जनाब, क्योंकि इससे पहले भी एक नॉवल तहरीर कर चुके हैं, और इसका लोगों की तरफ से फीडबैक क्या आता है? नाम है जनाब इस नॉवल का 5 विशेज़, यानी कि 5 ख्वाहिशात। बताया ना भी 5 बहनें, इसलिए 5 विशेज़ है। तो बात कर दीजिए फरहान कियानी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फरहान, बताइएगा ज़रा इसका मतलब डेफिनेटली टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ लिखा भी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिटरेचर आपने पढ़ा होगा, उससे फिर आपने थोड़ा सा फैसिनेट होके आपने ये नॉवल जो है वो लिखा। देखें जी, मुतालिया तो उस तरह, क्योंकि ये एक मैजिकल स्टोरी है, इमेजिनेटिव स्टोरी है, सोची तो मैंने, लेकिन हाँ, आई रेड हैरी पॉटर टू नो के डायलॉग्स कैसे लिखते हैं। आई एम सेल्फ टॉट, मैंने वैसे इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन भी की है, लेकिन हाँ, जब लिखने की बारी आती है तो आप एक राइटर, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने एक सिचुएशन को डिफाइन करना है, उसमें रीडर का इंटरेस्ट पैदा करना है। तो आई रेड सम बुक्स इसी से मिलती जुलती, जिस तरह हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह।
ये मैंने पढ़ी नॉट एज अ रीडर बट टू सेल्फ लर्न, ये सीखने के लिए कि डायलॉग्स कैसे लिखते हैं, कैरेक्टर्स को कैसे मिलाना है, सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है, सिचुएशन को डिस्क्राइब कैसे करना है, सीन को कैसे डिस्क्राइब करना है, और एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे या एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में ट्रांजिशन कैसे करना है। तो ये मैंने सेल्फ टॉट ही किया है, खुद से सीखा हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये जो आइडिया इटसेल्फ था, अगेन जिस तरह इसी जॉनरे में फैंटेसी में ही वैम्पायर्स हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। वैम्पायर्स का एक जो है स्टेफनी मेयर जिन्होंने ट्वाइलाइट लिखा, उन्होंने अपने तरीके से वैम्पायर्स को पोर्ट्रे किया है। वैन हेल्सिंग में अपने तरीके से वैम्पायर्स को पोर्ट्रे किया गया है। इसी तरह हर राइटर जो होता है, चाहे वो मिथोलॉजिकल क्रीचर ही क्यों ना हो, उसको वो अपने तरीके से बयान करता है। जेके रावलिंग ने हैरी पॉटर में विज़र्ड्स को, विचेस को अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो इंस्पायर तो आप होते हैं, लेकिन जब आप राइटर जब अपनी ओरिजिनलिटी डालता है तो वो उसी मिथिकल क्रीचर को अपने तरीके से बयान करता है। तो यही आप समझ लें कि फेरीज और विचेस और किंग्स एंड क्वींस और इस मैजिकल वर्ल्ड को मैंने अपने तरीके से बयान करने की कोशिश की है। अच्छा, मैंने जो अभी तक नॉवेल सुने हैं या देखे हैं, या तो मैंने हिस्ट्री बेस्ड देखे हैं या फिर मैंने लोगों को लव स्टोरीज पढ़ते हुए ज़रा बहुत ज़्यादा देखा है। तो इसके अलावा भी कितनी टाइप्स होती हैं नॉवेल्स की, और ये किस किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं थोड़ा समझ पाई हूँ, जो फैंटेसी नॉवल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये शायद जैसे हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हो गए, बॉलीवुड में किसी ने हॉरर मूवी बनानी है और कुछ इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो इनकी इस किस्म के नॉवेल्स की एंगेजमेंट इन लोगों के साथ होती है। इस तरह की नॉवल पढ़ने वाले आप भी हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूँ, बड़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। इट्स जस्ट द वे हाउ यू सी इट। मैं अब मेरी अच्छी खासी उम्र हो गई है और मैं इस उम्र में भी कार्टून्स देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब उसकी कोई एज नहीं होती। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फैंटेसी, साइंस फिक्शन मूवीज़, बुक्स मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। मेरी एज के भी हो सकते हैं, थोड़ी बड़ी एज के भी हो सकते हैं। तो इस सवाल का मैं एक और तरीके से भी आंसर करूँगा कि अपेरेंटली अगर आप बुक का कवर देखें तो वो कवर इट लुक्स लाइक कि ये कोई शायद बच्चों की है, लेकिन बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए, थोड़े से बड़े बच्चों के, जिनको मैं कहूँगा यंग एडल्ट्स। यंग एडल्ट्स में इसलिए कहूँगा कि इसकी अपेरेंटली स्टोरी तो फैंटेसी है, मैजिकल है, विज़र्ड्स हैं, सारा कुछ है, विचेस हैं, बट उसके पीछे जो ह्यूमन फिलॉसफी है, वो जो आइडिया है वो काफ़ी मेच्योर है, और वो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फिलॉसफी के बारे में बहुत सिखाता है। तो जिस तरह इसका आइडिया है कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। तो आप जिस भेड़िए को ज़्यादा फीड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसे बनती। तो ये आई थिंक जो फिलॉसफी इस तरह की, थोड़े से बहुत छोटे तो नहीं, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स जिन्हें जो होते हैं, वो ही समझ सकते हैं, ताकि वो उसको समझ के फिर उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई भी करें। तो ये नावल वही लोग पढ़ें जिनको फैंटेसी में इंटरेस्ट है और जो थोड़ा बहुत फिलॉसफी ऑफ लाइफ को भी पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो चले हमने नेटफ्लिक्स और डिज्नी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, लेकिन किसी भी नॉवल को पढ़ने का मज़ा, मुझे तो आज भी ईद ग्रीटिंग्स वगैरह जो होती हैं मोबाइल से ज़्यादा, कोई कार्ड भेजे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपके पास एक वो चीज़ होती है, आपके हाथ में होती है। तो नॉवल पढ़ने का मज़ा बुक रीडिंग के ज़रिए आता है, एक नॉवल की सूरत में, या फिर आप लैपटॉप या फिर टैब के ज़रिए पढ़ें तो भी वो एक इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप हो ही जाता है। देखें जी, जो स्मेल जो बुक की होती है, जो फिजिकल बुक की होती है, वो एक उसकी अपनी होती है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे बुक्स, फिजिकल बुक्स को पढ़ना वो एक फीलिंग ही अलग होती है।
लेकिन हाँ कुछ लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह कंफर्टेबल होता है, किस तरह होता है। तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ को सुन के मज़ा आता है, कुछ को पढ़ के आता है, और कुछ को मेरी तरह बुक को स्मेल करके आता है, क्योंकि वो एक आपकी एक पर्सनल फिजिकल चीज़ हो जाती है। लैपटॉप्स में, टैब्स में ये है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का वो कंफर्ट लेवल जो है वो स्क्रीन पे देखने का, तो वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं पर्सनली जो है वो फिजिकल बुक को ही प्रेफर करता हूँ। तो ये जो आपका नॉवल है 5 विशेस, आई थिंक ये दूसरा वाला नॉवल है ना, तो ये कितने अरसे में कंप्लीट किया आपने? कब से लिख रहे हैं आप इसे? अरसा तो वैसे जो ये बुक सीरीज है इसको तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, इट्स बीन लाइक 7 to 8 years नाउ। लेकिन वो टाइम थोड़ा ज़्यादा इस वजह से भी लगा है क्योंकि मैं कुछ ज़िंदगी के कुछ मामलात थे जिनकी वजह से आई वाज ऑक्यूपाइड। मैं 100% नॉवलिस्ट नहीं था, आई वाज मैनेजिंग माय लीगल करियर एज वेल, और भी फैमिली और तो काफ़ी इश्यूज थे, तो उस वजह से मैं उसको 100%। लेकिन हाँ ये लिखना फिर एक इसके प्रोसेसेस होते हैं काफ़ी। एक तो प्रोसेस फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने फिजिकली उसको लिखा कितने अरसे में, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसकी पब्लिशिंग होती है, तो ये सारा एक वो टाइम पीरियड वो भी काउंट होता है। तो वैसे जो मुसलसल भी अगर लिखें, एवरेज पे जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं और जिनका टाइम वो 6 महीने से 1 साल तक वो जो जितनी लेंथ मेरी बुक की वो कर लेते हैं। बट अगेन मैंने पहला पार्ट पब्लिश किया 5 wishes in the prophecy of the prince, फिर दूसरा किया 5 wishes in the battle of the black mountains, now I'm working on the third one, 5 wishes in the dawn of the wizard lords। तो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है। फरहान, पाकिस्तान में तो हमें लगता है कि रीडिंग का रुझान खासा कम हो रहा है। यूएस में आप मौजूद हैं, वहीं पर आपने ये नॉवल लिखा भी है, डेफिनेटली लोगों को समझ के उनको देख के लिखा होगा कि शायद इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों कम होता चला जा रहा है कि लोग यहाँ पर रीडिंग में खासे कम अब हमें नज़र आते हैं? ये अगेन हमारी एक सोसाइटी का एक थोड़ा अनफॉर्चुनेटली बैकड्रॉप भी है कि हमारा लिटरेसी रेट इतना नहीं है, फिर हमारा लैंग्वेज बैरियर भी है, इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज। बट अगेन आई वुडंट मेक दैट एक्सक्यूज़ बिकॉज फिर बुक्स हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे उर्दू में भी हैं, लेकिन लोग इतना ज़्यादा उसकी तरफ नहीं है, रुझान नहीं है। इसका सिविलाइजेशन से बहुत ताल्लुक़ है। US इज़ अ मोर सिविलाइज्ड नेशन, उनके बच्चों में, उनके सिस्टम में एक ये लिटरेचर और एजुकेशन और सिविलिटी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चे हैं जो इवन मिडिल क्लास के हो गए बच्चे, वो भी यही उनकी प्रेफरेंस होती है, बस किसी तरीके से हम कोर्स बुक्स पढ़ लें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन ये है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। कौमें तरक्की तभी करती हैं जब इस तरफ आपका पढ़ाई की तरफ, लिटरेचर की तरफ, और खाली कोर्स बुक्स तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास डिग्री है तो ये लाजमी बात नहीं है कि आप एजुकेटेड हैं या आप सिविल हैं। तो डिग्री डज नॉट सिग्निफाई कि आपके अंदर सिविलिटी है या नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ जो लिटरेचर होता है, जो रीडिंग हैबिट्स होती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा निखार। आप 4 बंदों में बैठ के जब आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बात करते हैं, तो आपकी बात में और जो नॉर्मल बंदा होता है उसकी बात में फ़र्क होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ये नॉवल था पहला वाला 5 विशेस, उसको पाकिस्तान में लोगों ने कितना पसंद किया है, उसका फीडबैक आपके साथ किस तरह से शेयर किया गया? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि मिली तो है मेरी बुक, उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई है, उसमें भी लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया है। लेकिन अगेन इंग्लिश में अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि वो स्कूल्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिस तरह बिकन हाउस हो गया, रूट सिटी फॉल्स वगैरह,
जो ऑक्सफोर्ड के जो कोर्सेज करवाते हैं, जिनके बच्चों को नॉवेल्स की आदत है, इंग्लिश लैंग्वेज की आदत है, इंग्लिश में पढ़ने की आदत है, तो मेरी बुक जो है वो उन्हीं बच्चों ने, उन्हीं बड़ों ने या जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन्होंने ही इस चीज़ को सराहा है और बहुत अच्छा सराहा है। मुझे अभी तक जिसने भी मेरी बुक परचेज़ की है, मुझे ऑनलाइन मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक वगैरह पे मुझे जो भी परचेज़ करते हैं बच्चे बच्चियाँ, वो लेके मुझे बाकायदा टैग भी करते हैं, तो मुझे खुशी होती है, फीडबैक अच्छी ही आ रही है और काफ़ी बुक्स बिकी भी हैं। और उर्दू में भी मैं चाहूँगा कि एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह उर्दू में ट्रांसलेट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी मासेस तक पहुँचे, छोटे छोटे जो गांव कस्बे वगैरह हैं वो वहाँ तक भी जाए, ताकि हम प्राउडली कह सकें कि ये एक बुक सीरीज़ है जो दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जिसको हम ओन कर सकें आगे जाके, जिस तरह हैरी पॉटर को इंग्लैंड ओन करता है। ये हर मुल्क की, हर जगह की एक अपनी फोक स्टोरी होती है। मैं चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की स्टोरी बने और अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। लास्टली बट वेरी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान में बुक रीडिंग कल्चर को अगर हमने प्रमोट करना है, या यूँ कह लीजिए कि इस कल्चर को जो कि दफन हो गया तो उसे दोबारा से हमने ज़िंदगी देनी है, क्या स्टेप्स लेने होंगे और किस तरह से इस पर काम करना पड़ेगा? ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को एज अ होल इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, स्कूल्स को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, फिर जो मुझ जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में लिटरेचर को फ़रोग मिले, वो अपने लेवल पे कोशिश करें। तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे सब करेंगे तो एज अ होल, एज अ नेशन हमारे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि क्योंकि विजुअलाइजेशन, ये स्क्रीन्स, टीवी, टैब्स, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होगी कि अब डिजिटल दौर है, बुक्स से लोग अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, इट इज़ मोर कंफर्टेबल विद द स्क्रीन रादर देन द पेपर। तो ठीक है, दुनिया चेंज होती है, आपको अगर बुक्स से ट्रांजिशन करनी ही है तो आप बुक्स को डिजिटलाइज कर दें, आप ऐसे भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मकसद है कि रीडिंग हैबिट वो बच्चों में क्रिएट करनी होती है। हमारे बच्चे माशाल्लाह से, हमारा जो सिस्टम है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो स्कूल के करिकुलम का इतना बर्डन होता है उनके ऊपर, उनके स्कूल का होमवर्क हो गया, उनके कोर्स बुक्स इतनी होती हैं कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो वो इतना शदीद टायर्ड होता है कि उसका दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ और पढूं। और जो समर वेकेशंस होती हैं, जो विंटर वेकेशंस होती हैं, उसमें भी बच्चे जो होते हैं, दे जस्ट वांट टू ब्रेक फ्रॉम रीडिंग एंड दे जस्ट वांट टू प्ले, व्हिच इज अ गुड थिंग एज वेल। बट एट द सेम टाइम बच्चों को ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत होती है, इवन यंगस्टर्स को भी, कि ये तो आपका कोर्स बुक है, बट अगर आप पढ़ेंगे, आप लिटरेचर को गो थ्रू करेंगे तो दिस क्लेंजेस योर ओन सोल। ये आपकी अपनी रूहानियत, आपकी स्पेशल जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज करता है। तो वो साफ डिफरेंस आपको नज़र आने लग पड़ता है उन बच्चों में जो लिटरेचर के आदी होते हैं और उन बच्चों का जो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी कोर्स बुक्स या उन तक होते हैं। तो ये चीज़ हमें मैं चाहूँगा कि मैं तो एज एन इंडिविजुअल तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आगे चलूँ। लेकिन वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे एक बंदे के नहीं, हमें एज अ नेशन, एज अ होल हम इसको आगे लेके चलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फरहान, खुश रहिए और इस किस्म के नॉवेल्स मजीद लिखते रहिए। वी जस्ट होप कि आप नॉवल लिखें और पाकिस्तान में इस पर ड्रामाज या मूवीज़ बने। और दूसरा ये कि आज के हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो खास से बड़े इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। एक तो था हमारा वो प्रोस्थेटिक मेकअप का, और उसी के साथ ही अगर हम फैंटेसी को भी थोड़ा सा डाल दें और फरहान की स्टोरीज ले लें तो देखिए ना कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं कितने मज़े मज़े के काम कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस किस्म के आइडियाज़ या इस किस्म की स्टडीज़ जो हैं वो बाहर के ममालिक में ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पर हमारे ओवरसीज़ बैठ कर जो हैं वो पाकिस्तान को किस तरीके से तरक्की की तरफ ले जाना चाह रहे हैं।
ये तो खैर हमने बात की, मेरा जूस ख़त्म हो गया तो मुझे ज़रा चाय की ज़रूरत है, लेकिन चाय मेरी वाली तो स्टूडियो में मेरे ऑफिस की किचन से आएगी। इस्लामाबाद में चाय कहाँ मिल रही है और चाय के साथ महफिल कहाँ पर सज रही है, वो हमने आपको ज़रूर दिखानी है और बतानी है कि जब इस्लामाबाद, क्योंकि कहा जाता है कि इस्लामाबाद के जो लोग होते हैं ना वो बड़े क्या कहते हैं, डल से होते हैं, बड़े बोर से होते हैं, इस्लामाबाद के लोग बाहर निकलते ही नहीं। तो जनाब इस्लामाबाद का कल्चर बड़ा रौनक होता चला जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप भी इस्लामाबाद और एंजॉय करें। हमारे टीम मेंबर बड़े प्यारे से आसिम सिद्दीकी एक ऐसे स्पॉट पर गए हैं जिसमें अक्सर आप लोग गए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी उस मौके की मुनासबत को, उस इवेंट को या उस फेस्टिविटी को आँखों के ज़रिए या कैमरे के ज़रिए अपने महफूज करना होता है और आपको बताना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस्लामाबाद आएँ तो इस जगह ज़रा ज़रूर होकर आएँ। सर्द शाम खिज़ा के रंग और दरख्तों से झड़ते पत्ते। इस्लामाबाद को सर्दी ने जैसे ही अपने लपेट में लिया तो शामें अफसुर्दा होने लगी, लेकिन शायरी और कवाली से शगफ रखने वाले अफराद को चाय की प्याली एक जगह इकट्ठा करती है। आज हम आपको इस्लामाबाद के एक ऐसे मकाम पर लेकर आए हैं जहां पर कवाली और चाय का एक अपना ही लुत्फ शाम को हसीन कर देती है। आज कैफ़े मारगला की टीम मौजूद है मारगला के दामन के एक ऐसे स्पॉट पर जहां पर लोग शाम के औकात आते हैं, शायरी सुनते हैं, कवाली सुनते हैं और एक शाम को हसीन बनाते हैं। तो चलते हैं और लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं। मौसम के हवाले से क्या कहेंगे, माहौल के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। मौसम भी बहुत अच्छा है और माहौल भी ज़बरदस्त है। हम लाहौर से आए और इस्लामाबाद को इस तरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के बारे में हमने सुना था कि इट्स अ डेड सिटी, मगर दे आर रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है। मेरा तो उठने को दिल नहीं चाह रहा, मैं चाहती शाम ऐसी चलती रहे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इस्लामाबाद को अपना ही मज़ा है सर्दियों का। कवालिया है, सर्दी है और गरम गरम चाय और पकौड़े, इसका तो अपना ही मज़ा है। Pakistan weather so cold. I love tea here. Pakistan Shintaba. I love Islamabad. I love Islamabad weather. शुरू की बारिशें हो रही हैं, अभी ठंड पड़ रही है और यहाँ आके कवाली एंजॉय करना और चाय पीना, इसका एक अपना ही मज़ा है। सर्दी के मौसम में सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस्लामाबाद का मौसम और चाय, क्या बात, और साथ कवाली हो। कभी कभी तो फ़कत चाय की प्याली से ख़ज़ां की बूढ़ी थकन को बहार करते रहे। तो देखा नाज़रीन कि कैसे इस्लामाबाद के बासी अपनी खूबसूरत शाम को मज़ीद हसीन बनाते हैं। चाय, सर्द शाम और इसके साथ कवाली का मज़ा आपको ज़हनी तौर पर सुकून देता है। कैमरामैन शरोज़ हसन के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, कैफ़े मारगला, इस्लामाबाद। तो जनाब ये सेगमेंट हमारा होने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस एतबार से, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम आप लोगों को फाउंडर से मिलवाएं, उन लोगों से मिलवाएं जो कि पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के लोगों से मिलते जुलते हैं, एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है वो यहाँ पर ना सिर्फ अपने कुछ वक्त गुजारने के बाद दुनिया को जाकर दिखाते हैं और बताते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामलात कि जिसमें पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब रिसेंटली पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ इप्री के ज़रिए एहतमाम, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल यहाँ पे बाकायदा तौर पर आप देख भी सकते हैं कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि जिसका ये 3rd सेशन होने जा रहा है पाकिस्तान में, और इसमें बहुत सारे गैर मुल्की जो मंदुबीन हैं, नुमाइंदगान हैं, उन लोगों ने शिरकत की है। और 4 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया गया, पाकिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया ताकि इन मसाइल का हल निकाला जाए, जिसमें इकोनॉमी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, जियो स्ट्रेटजी थी और साथ ही साथ फ्यूचर जो डिसाइड करना है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, उसके हवाले से बातचीत हो रही थी। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों के लिए जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान विजिट करते हैं वो इस दौरान अगर पाकिस्तान में हफ्ता या 10 दिन गुजारते हैं तो उनके दिन कैसे रहते हैं। आज प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हिज नेम इज़ ब्रूनो मैसेज, और जनाब पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, वहाँ पर फॉर्मर पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, एक बेहतरीन कॉलमिस्ट भी हैं और बुक राइटिंग भी कर चुके हैं। सो लेट्स वेलकम। Assalamu alaikum and very good morning. How are you, Bruno? Very good. It's a pleasure to be here. Same here. Thank you. Excellency.
presidency. So how have you been, and what about Pakistan and the people of Pakistan? Well, I love coming here. Really? I absolutely do. And this time around, even though I'm extremely busy, I made sure I had as much as possible. So I'm staying 7 days, which is unusual for me to stay in the same place. Many commitments all over the world. But it's a country I love to visit. I still had not gone to Karachi, so this time I made sure I was there for 3 days. That's nice. So this is the first time that you've been visiting Pakistan, or you visited before as well? No, 3 years ago I was here for maybe 2 weeks, 2 weeks or even more. I stayed in Lahore for 10 days. I visited every corner of Lahore, fell in love with the city, but didn't have time to go south. So this time you've been visited Karachi or Lahore first? No, this time I didn't even go to Lahore. I didn't have time. And why so? Well, I wanted to, but there was no time. It was either go to Karachi for the first time or to Lahore. So the last time you've been visited Lahore as well? Yes. So if I may ask about the comparison, if you draw between Karachi and Lahore, so which city you like most? I keep telling all my friends that Lahore for me is maybe the most beautiful city in the world. The old city of... By the way, I'm from Lahore. Oh, okay. So you That's know, my hometown. You know what I'm talking about. The Yeah, old exactly. city, there is nothing like the whole city. Maybe Isfahan in Iran, but Isfahan is only a square. In Lahore, it's the whole walled city. You can get lost there. Also, some of my books, favorite books, were about Lahore. So Lahore for me is just... This beautiful place to visit. Incomparable, yes. Now, So how many places you have traveled so far in Pakistan? Well, so far, Islamabad, Peshawar. Two. I've been to Peshawar, walked around in the bazaar, Lahore, Karachi. Next time I want to go to the north, all the way to the Chinese border. But I think winter is not the best time, so I'm waiting for maybe the spring. Next year I'll be back. Well, these days we saw you tweeted about Karachi, and the caption was "Karachi never sleeps." Why so? So I went to talk with an old friend, and we talked actually about politics and about what's happening in the world. And I thought, by 11 I would be going back home, but it just went on close to 2 a.m. He didn't seem to want to finish. And then, I had to travel back to my hotel, and I could see the city was still just getting started. It's that kind of city. It's huge. It has a enormous energy. It doesn't seem to sleep. And you see... So that's why you were saying that Karachi never sleeps? No, never sleeps, I think. That's what I saw. That's what you saw. Have you tried Karachi food? Yes. Which one? So, what people kept telling me is I'm a big fan of biryanis. Okay, so you tried biryani? Yes, and I always try lamb biryani. There's even a restaurant in Portugal that has excellent lamb biryani, only one. But this time around in Karachi, I went to this place. I don't know if I can advertise, but biryani with seafood. So that was my favorite. And we were talking about karai, which I also love. Chicken karai. Chicken or lamb karai, very spicy. I'm very unusually for a European. I like super spicy food. Even Pakistani food is not spicy enough. You've been visited Taxila as well. So you spoke about Taxila as well. So what's your experience regarding and the civilization of Taxila? Yeah, I wish this place was better known. It's a kind of historic place. It is an incredible place. Of course, historians all know about it. I love history, I love archaeology. That's one reason I love coming to Pakistan. There you have these places with the extra advantage that many of the places don't have tourists. So you actually feel like an archaeologist discovering them for the first time. In your mind, it's a little bit like that. And Taxila was incredible. It was really quite extraordinary. I visited similar places of the Gandhara civilization in Afghanistan, but Taxila is much bigger. And still unexcavated. Hope you took some pictures over there as well. Yes, if people want to see my Twitter, you'll see some pictures, incredible pictures of some of Taxila locations. That's really nice. And what about Islamabad, the federal, the central? Because people say Islamabad is the most beautiful capital in all over the world. Yes, it's very unusual for a capital because it's pleasant, very green, and the air is really great. Because even though I love Lahore and Karachi, it is true that they're very, very polluted. And you have to come back to Islamabad to take a break.
And I think some Pakistanis, they move to Islamabad because it's such wonderful air to breathe here. Sadly, Bruno, but that's the fact. The international media never portrayed the positive image of Pakistan. So how do you see the people of Pakistan and their hospitality? Well, this is a big problem. I try to correct it, but it's difficult. So when I came here this time, people again asked me, why are you doing that? And it's so dangerous. And of course, the experience is 180 degrees different. That it is so warm, so welcoming. You know, I traveled to many places, Central Asia, Turkey, where people are very welcoming, but in Pakistan it's just another level. Exactly. That, you know, people will go out of their way to help you, to make you feel comfortable. So it's a big contrast between the reality and what people think it is, and we have to try to change that. If someone asks you that define Pakistan in 3 words, what will be your observation? Well, you make friends all the time. Okay. Last time I took a bus from Islamabad to Lahore, 5 hours, and the young man sitting next to me, he told me his whole life. Maybe things I cannot say on TV. But he told me all his problems, his relationship with his wife. So this is the sort of thing that I think is common in Pakistan. These people like each other, they open up their hearts. It's very easy to make friends, and people are very sincere. I think this is the word, they're very sincere. So we can say it's heart-to-heart communication. Yes, it's not fake, it's very real, and it comes from the heart. There are many countries like this. I spent a lot of time in Turkey. There are some similarities, but Pakistan is just, it's like Turkey 3 times. Anything you're planning in future that you're going to be visiting Pakistan? Yeah, every time I can. I hope you make the visas a little bit easier. When I come to a conference, it's very easy, but as a tourist, it takes more time. Exactly. So I think, you know, if authorities are listening, one way to change perceptions is to bring more people, make the visas very easy. Online, one day you get the visa, people come. And, you know, there's still big chunks of things to see. And for an archaeology buff like myself, so many places to explore. So next time, Mohenjo-Daro is my plan. And then go up to Gilgit. So Bruno, Pakistan, you spoke about Gilgit, like people should have planned their visit to Gilgit. But what if we Pakistani plan our visit and trip for Portugal? Then what will you suggest for us? Well, it's a very different place. There's, you know, some cities seem almost empty. Population is going down. You don't see babies. It's a big contrast to Pakistan. But wonderful beaches, wonderful food, different from Pakistani food. And what will be the best food, if you suggest? Well, it's almost like the opposite of Pakistani food. You'll be like a grilled fish without any spices, but healthy. And the people are, this is the similarity, also very warm and very welcoming. They're not snob at all. They're not like the typical European image that you may have. They are very, very warm and welcoming to foreigners. We see there is no similarity between both countries. If we talk about Pakistan or Portugal, then what diplomatic measures should be taken from our side and from yours as well? I mean, I think the priority should be to welcome more people here, more foreigners. More contacts between students. Try to start changing this image of Pakistan. Through that. Invest more in movies. I was in the Biennale in Karachi. I think that's wonderful, those initiatives. And second idea is Pakistan is really becoming a leader on the climate discussion. True that. It's a big opportunity for Pakistan. People recognize Pakistan's authority to talk about climate. And it's already happened in COP27 that I could see the coverage. Pakistan was at the center. So it's an opportunity that Pakistan should not miss, that you can become the leaders on this discussion. And at the same time, how do you see the economical condition in Pakistan, and how can we and you help each other with your experiences as well? Yes, this is a big problem, and I think you can see that as a foreigner. Very few flights from Karachi to Islamabad. I get a sense that the economy needs to be more activated. We'll see now what happens with the perhaps an IMF program start to stabilize the economy, and things will get better. I'm hopeful.
So Bruno, now let's get it a very candid conversation. Tell us about your hobbies. Well, a lot of contemporary arts. That's why I wanted to be Karachi Biennale Arts. I was quite happy to be there. Traveling. I travel all the time. That's probably my favorite hobby. That's really nice. And what about the culture of Pakistan? Do you ever in your life want to carry shalwar kameez on yourself? Maybe. Sometimes I think of it. Really? And that I would go back to Portugal with it. Maybe in a darker color. I'll think about it. All right. Thank you so much, Bruno, for your kind time. Have a good day ahead. Have a safe trip. And we just hope कि हम भी जब पुर्तगाल विजिट करें, पुर्तगाल जाएं, तो वो जगह जो कि हमें ब्रूनो ने अभी हमारे साथ शेयर की हैं, उनको हम लोग विजिट करें और अपने एक्सपीरियंस में पुर्तगाल के बारे में शेयर करें. सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो म्यूजिक के जरिए, कल्चर के जरिए, फिल्म के जरिए, टीवी के जरिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट्स के जरिए हम लोग जो हैं वो फरोग दे सकते हैं इन तमाम चीज़ों को. अपना बहुत सा ख्याल रखें. मुझे सेगमेंट पर लेनी है ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. कैफे बार्गला. तो मैंने और आज मेरी टीम ने ये ठान लिया है कि हमने आज आपको यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनकी सैर करवानी और वहाँ के लोगों से मुलाकात करवानी. और अब जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी उनसे मेरी भी एक मुलाकात रही है. और ही इज़ ए ड्रमर और बड़ा खूबसूरत बजाते हैं. पाकिस्तान में पहले भी एक फ्यूजन हो चुका है पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन के साथ. तो इस बार भी इसाद हलीलोविक जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं. लेट्स सी इस दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, कहाँ होगी और वो उसके लिए कितना तैयार है. तो इसाद, वेरी गुड मॉर्निंग. I said, you are very artistic personality. We know about you. We have researched you on social media as well. How this help you in creating new music? I'm actually an analog person, you know, old school guy. But you are right, social media is very important to position and promote yourself. But for me, I look for my creativity and inspiration in nature. Or I love to travel and meet nice people who inspired me. By the way, I really love the drum beat. I really like it. So as a drummer, what's the exciting memory in your musical career? There are many memories that have shaped my career. For example, Animal from Muppet Show. You know this show? Well, I will say as a teenager, I saw a documentary about jazz saxophone player John Coltrane, where drummer Elvin Jones played. That inspired me to become a drummer. Isad, I remember you've also performed in Pakistan before as well. So how was that experience? Do share with us. Yes, I was in Pakistan for 2 weeks this year, end of May. Pakistan is really special for me. I can't explain it with words. It was love at first sight. Hoping to see you soon as well, but I really want to know how we describe Pakistani music and culture. How do you see this? Music and culture in Pakistan are diverse, and that is what I like the most. I was really lucky during my Pakistan visit. I worked with musicians from all over Pakistan and got to know this diversity. I really like music and culture from Pakistan. So what is the most memorable music stage in your life? Yes, hard to answer because I like big stages, but I like very much also small stage and jazz clubs. Sure, for me it was exciting to play my program in National Theatre Hong Kong, but also I remember one open-air concert in Havana in Cuba where we waited for our instruments 2 hours. Thank you so much, Isad. Wishing you a very good luck. अल्लाह करे कि जब पाकिस्तान पहुँचे तो आपको लोगों की मोहब्बत और उनका प्यार बिल्कुल उसी तरह से मिले जो एक्सपीरियंस आपने पहले भी शेयर किया. क्योंकि ये एक म्यूज़िक ही है जो कि लोगों को आपस में उनका बॉन्ड बना के रखता है, उनकी कनेक्टिविटी. और ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी मैंने इसको इसीलिए कहा था कि जब हम फ्यूजन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप लोग जैज़ म्यूज़िक प्ले करते हैं, सैड हो या फिर साइमन हो, आप
लोग पाकिस्तानी कल्चर में आकर, क्योंकि हमारी अपनी धुनें हैं, हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपके म्यूज़िक जो हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो तकरीबन सिमिलैरिटी तो है, लेकिन उस धुन को बजाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो जब ये फ्यूजन क्रिएट होता है तो डेफिनेटली लोग ना सिर्फ उसको पसंद करते हैं बल्कि एक दूसरे के कल्चर को, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कल्चर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के कल्चर्स को जानने का मौका जो है वो बड़ा प्यारे अंदाज में हम लोगों को मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने आज पाकिस्तानी म्यूज़िक से हटकर सोचा कि जो यूरोपियन कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ की म्यूजिशियंस हैं, उनका जो म्यूज़िक का क्या कहते हैं उस मौसीकी का या बजाने का तरीक़ाकार है, किस तरीके से वो लोग परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारे स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जहाँ कहीं भी ये परफॉर्मेंस होगी तो हमारी टीम, कैफे मार्गला की टीम, ये इवेंट ज़रूर कवर करने जाएगी ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो मेहमान जो कि हैं तो किसी और मुल्क से, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें ना सिर्फ हमने प्यार उतना दिया बल्कि मेहमान नवाजी भी उनकी बड़ी खूबसूरत अंदाज में की। तो ये हमने सोचा कि आपके साथ ज़रूर डिस्कस किया जाए। इसी के साथ ही मुझे, मेरी टीम को आपने देनी है इजाज़त, अपना रखना है बहुत सा ख्याल, प्रोग्राम का देना है आपने फीडबैक, और हम आने वाले दिनों में दिसंबर के आगे पहले हफ्ते में इसाद से और साइमन सर और मार्शल से आपकी ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। तो स्टे ट्यून, कैफे मार्गला।